नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पेट की एग्ज़ाम डेट बताने के समय आपको बताया था कि इस चैनल पे हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे, तो हम यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? मीन्स किस शासक ने शुरू किया था रुपया नामक सिक्का? ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका कई बार आया हुआ है यह प्रश्न। यहाँ पर आंसर होगा शेरशाह। पहले का डी आंसर होगा शेरशाह। शेरशाह सूरी का जो शासन काल है भारतीय मुद्रा के इतिहास में बहुत अच्छा काल माना जाता है। इसमें मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए थे, शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के शुरू किए थे। और चांदी का जो रुपया था उसकी तौल 180 ग्राम थी, ये याद रखिएगा, जिसमें से 173 शुद्ध चांदी होती थी। 173 ग्राम, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, पूछा जा सकता है। और यहाँ पे अरबी अक्षर और नागरी अक्षरों में सुल्तान का नाम, नागरी अर्थात देवनागरी के जो अक्षर होते हैं, जैसे जिन अक्षरों में ये लिखे हुए प्रश्न, इनमें सुल्तान का नाम लिखा होता था, ठीक है। दूसरा प्रश्न था, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए इसमें साफ नहीं आया है, यहाँ पे उत्बी लिखे हुए हैं। ऑप्शन है आपके हसन निज़ामी, उत्बी, फिरदौसी और चंदबरदाई। तो यहाँ पर उत्बी आपका आंसर होगा। महमूद गजनवी के दरबार के 3 इतिहासकार मुख्य रूप से माने जाते हैं, जिसमें फिरदौसी, अलबरूनी और उत्बी हैं, ठीक है। 3 विद्वान वहाँ पे लेखक माने गए हैं, जहाँ उत्बी इतिहासकार था। अगला है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो प्राचीन पत्तन पुहार यानी बंदरगाह था पुहार, या कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। चोल शासक थे करिकाल, इन्होंने कावेरी के तट पे जो पुहार का बंदरगाह था इसको दुर्ग बना के इसको सुरक्षित करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिकत्रा, पलाशिनी, गंगा, ऋजुपालिका। सभी को पता है महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनको ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान अर्थात कैवल्य। साल का वृक्ष था उसके नीचे, और उस समय आयु 42 वर्ष थी, 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के पश्चात। चलिए नवपाषाण काल से संबंधित एक प्रश्न, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा या ब्रह्मगिरी। तो यहाँ पर आंसर आपका है संगनकल्लू, यह कर्नाटक के मैसूर के पास है संगनकल्लू, ठीक है। यहाँ से राख का टीला मिला हुआ है। अगला, किस अधिनियम के तहत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? 4 अधिनियम दिए हुए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो जो ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, इसके अंतर्गत संक्षिप्त चुनाव और संक्षिप्त भागीदारी मिली थी, पर यह गैर सरकारी भागीदारी होती थी। वहाँ पर सरकारी केंद्रीय परिषद में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते थे, ठीक है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो नमक कानून का एकमात्र सीमित उद्देश्य था, वह था जब ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाए थे उसको समाप्त करवाना, यानी कि नमक कानून को समाप्त करना, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला सवाल तो यह है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी, यह फरवरी 1905 में हुई थी, ठीक है, फरवरी 1905 में। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? 1905 में बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन क्यों चला था? बंगाल के विभाजन के विरोध के फलस्वरूप, ठीक है। और इसका प्रश्न जो है यह है बनारस का अधिवेशन। उस समय बनारस में कांग्रेस का एक अधिवेशन था, यहाँ पर यह घोषणा की गई कि हम लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डलहौजी।
इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति से, ठीक है, डलहौजी ऑप्शन में सी नंबर पे है, इन्होंने किया था। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी चीन की यांगत्से नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या ज्योग्राफी संबंधित है। बृहद ज्वार कब आता है? बृहद ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? या होते हैं भूमध्य सागर में। भारत की अवस्थिति क्या है? भारत का अक्षांश और देशांतरीय अवस्थिति, यह प्रथम वाला भारत की जो देशांतरीय स्थिति है यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पहला वाला गलत है क्योंकि वहाँ पर दक्षिणी लिखा हुआ है। आगे आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार 14 से कम वर्ष की आयु वाले संख्या की सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 14 से कम वर्ष की आयु टोटल आबादी के कितने प्रतिशत हैं? इसका आंसर है सी, यानी कि 31%, जो यह आगे युवा हो जाएगी। अभी यह निर्भर है यह आबादी 2011 में, अब तक युवा हो चुकी होगी। 2023 चल रहा है। साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? साख पत्र को हमेशा क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। साख पत्र जो होता है इसको क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं। और क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? क्रेडिट कार्ड जो आयात करता होता है उसके द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थित है? यह कानपुर में है। औद्योगिक शहर है उत्तर प्रदेश का कानपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? रोलिंग प्लान जो है गुरनार मिल्टन द्वारा दिया गया था। ठीक है। रोलिंग प्लान को चल योजना भी कहा जाता है। यह जनता सरकार के द्वारा 1978 में लागू की गई थी। ठीक है। 1978 में लागू की गई थी, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है रोलिंग प्लान कब लागू किया गया था, सन दे दिया, पूछ लेते हैं। चलिए आगे। किसको मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ठीक है। तो इसको हमेशा M3 को मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। एक्चुअली M3 क्या होता है? M3 इज इक्वल टू M1 प्लस जो फिक्स डिपॉजिट एट बैंक, या इकोनॉमिक्स में अगर हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसके विषय में आपको पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो हमेशा वित्त मंत्रालय करता है, ना योजना आयोग करेगा, ना RBI करेगा, ना वित्त आयोग करेगा, हमेशा वित्त मंत्रालय करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और कालानुक्रम से व्यवस्थित करिए। तो चलिए कालानुक्रम से व्यवस्थित करते हैं इसको। ML सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति और GKV राव समिति। अब इसके विषय में पता होना चाहिए कौन सी समिति कब हुई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति हमारी हुई थी, जो सबसे मेन थी, 1956 में हुई थी। ठीक है। जिसे पंचायती राज के रूप में जाना गया था। अशोक मेहता समिति हमारी 1977 में हुई थी। इसके हिसाब से पंचायती राज इन्होंने कहा था 2 स्तर का होना चाहिए। GKV राव समिति का गठन 1985 में किया गया था और उसके बाद 1987 में ML सिंघवी की समिति का हुआ था 1987 में। और PK थुंगन समिति जो है यह राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए हुई थी, यह हुई थी 1988 में। तो आप बता सकते हैं कालानुक्रम के हिसाब से सबसे पहले कौन सी समिति? 3rd नंबर की समिति अशोक मेहता समिति, उसके पश्चात 4th नंबर GKV राव समिति, फिर 1 एंड फिर 2। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। यह प्रश्न आपको हमारी पॉलिटी की क्लासेस में भी मिलेगा। हमने जो पॉलिटी की क्लासेस आपको पढ़ाई है उसमें आप पढ़िए। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में कभी नहीं लाया सकता। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है यहाँ पे शून्यकाल कहाँ से शुरू किया गया? तो शून्यकाल हमेशा भारत की देन है, किसी भी देश से नहीं लिया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल और जो मध्याह्न समय होता है, दोपहर का जो समय होता है उसके बीच का है। इसको 12 से 1 बजे के बीच का लेते हैं। ठीक है। संविधान में कहीं शून्यकाल नहीं दिया हुआ है।
परंतु शून्यकाल भारत का ही, भारतीय संसद की देन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता राज्य की नहीं है। हमारे पास देश की नागरिकता, हम सभी भारतीय कहलाते हैं, संपूर्ण भारत की नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार पटेल साहब थे। ये जरूर याद कर लेना आप लोग, वल्लभ भाई पटेल साहब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे आते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, देखिए वायुमंडलीय दाब से कम नहीं होगा। अगर वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो हमारा शरीर पिचकता चला जाएगा, वायुमंडलीय दाब पूरे शरीर को पिचका देगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक ये हमेशा होता है। रक्त का दाब हमेशा वायुमंडलीय दाब से नापा जाता है, और क्या वायुमंडलीय दाब से थोड़ा सा अधिक होता है, तभी ये हर जगह चलता है, पूरे रुधिर में और पूरे शरीर में रक्त पंप हो जाता है। जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? जीव विज्ञान का नाम लैमार्क ने दिया था। अब बहुत लोग कहेंगे अरस्तु साहब को क्या कहा जाता है? तो अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, डार्विन साहब ने क्या दिया था? डार्विन साहब ने जो सिद्धांत दिया था कैसे कोई चीज़ डेवलप हो रही है। और लीनियस साहब, इनका पूरा नाम था कैर्लोस लीनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था, जो द्विनाम पद्धति आज की डेट में यूज़ होता है। ठीक, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो है सेलुलोज। सेलुलोज का फार्मूला होता है C6H10O5 द होल N। ओके, सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। कपास, लकड़ी, ये सब सेलुलोज के बहुत मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? जब भी आपको फोटोवोल्टिक सेल दिखे सीधे सीधे आप बिना बंद के सौर ऊर्जा मारिए, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको? सोलर एनर्जी को, दैट मीन्स सूर्य की रोशनी को। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष हमेशा खगोलीय दूरियों की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है, तो एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। यह 9.46 × 10⁻15 मीटर्स की होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला बात करते हैं, आगे हम रीजनिंग में शुरू हो जाते हैं। 31 क्वेश्चन से रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपको सॉल्व भी करा देते हैं। यहीं पर 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या है, जोड़ने पर 18। ठीक है, और उस 2 अंकों की जो संख्या है उसमें 18 अगर जोड़ दीजिए तो उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक अगर हम x मान लें और दहाई का अंक y मान लें, तो संख्या कैसे होगी? 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, ये संख्या होगी। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है दोनों अंकों का गुणनफल क्या है? 8 है। अब इसमें अगर हम 18 जोड़ दें, यानी कि 10y + x + 18, तो क्या हो जाएगा? दहाई के और इकाई के अंक बदल जाते हैं, 10x + y हो जाता है। ओके, अब इसको हम माइनस करेंगे 10x को और इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 9x - 9y = 18। इसको और सॉल्व करेंगे तो x - y = कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। ठीक, या x = और यहाँ से हम देखेंगे तो x = हम 8/y रख सकते हैं। यहाँ पे पुट कर दीजिए 8/y - y = 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर हमें 2 प्राप्त होगा। y बराबर 2, यानी कि इकाई का अंक हमें दहाई का अंक 2 प्राप्त हुआ। दहाई का अंक यदि 2 है तो इकाई का अंक हमें कितना प्राप्त होगा? 2 × 4 = 8 होता है। दैट मीन्स 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा कम मिला सॉल्व करने के लिए। अगले प्रश्न में आते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़ के चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करेंगे? हमेशा मानेंगे
कस्बे की जो पूरी जनसंख्या थी महामारी से पहले वह 100% थी, ठीक है। मान लेते हैं कस्बे की पूरी जनसंख्या 100% थी, तो 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु होकर कितनी बची? 95%। अब बची जनसंख्या में से 95 में से 8% छोड़ के चले गए, तो 95 से 8% छोड़ के चले गए, तो अभी कितने बचे? 95% बचे थे, ठीक है। अब इसमें से 8% छोड़ के चले गए, अब कितने बचे? 92% बचे बटे 200, ये हमारे पास अभी बचे हैं। दैट मीन्स ये कितना आएगा? 87.4%। सॉल्व करेंगे, इतने हमारे पास बचे हुए हैं। अब ये जो 87.4% हैं, यह हमारे पास हैं 88,274, ठीक है। तो 1% अगर होता तो हमारे पास कितने होते? 88,274 बटे 87.4, यह हमेशा ऐसे निकाला जाता है। तो 100% यदि निकालना है तो 88,274 बटे 87.4 गुणे 100। 100 पर मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन आपका निकल के आएगा, आप निकाल लीजिएगा 1,01,000, ठीक है। 1,01,000 सेकेंड वाला ऑप्शन आपका आ रहा है। थोड़ा सा बड़े में सॉल्व कराएं इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10,201 का वर्गमूल कितना है? बहुत आसान तरीका है 10,201 का वर्गमूल निकालने का, ठीक है। ये हमेशा लास्ट के 2 डिजिट आप छोड़ दीजिए। तो अब देखिए 0,1 लास्ट में यूनिट में 1 कब आता है? या तो किसी का यूनिट 1 हो या किसी का यूनिट 9 हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, वहाँ पे भी यूनिट में 1 आता है, इकाई का जो अंक होता है 1 आता है। अब 102 देखिए किसके आसपास का है स्क्वायर? 102 के आसपास का स्क्वायर क्या है? अगर हम 9 का स्क्वायर लेंगे 81 बहुत कम है 102 से, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 या 101 के आसपास है, और 11 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाता है 121 या बहुत ज़्यादा है। तो या 10 का स्क्वायर होगा तो या तो 10 इधर होगा या तो इधर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये हम मान के चलते हैं। तो इन दोनों के बीच की एक संख्या लेते हैं 105, 105 का स्क्वायर निकालते हैं। 105 का स्क्वायर निकालने का सबसे आसान ट्रिक है, लास्ट में अगर 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो आगे की जो भी संख्या उसको उसके एक अधिक से गुणा कर देते हैं, और कितना आएगा? 110, और लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं। तो 11,025 बड़ा है इससे या छोटा है? 11,025 इससे बड़ा है। दैट मीन्स 101 का स्क्वायर होगा। यह एक ट्रिक है, इस ट्रिक के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे अगर मैथ की क्लासेस पे चलेंगे तो। मैथ और रीजनिंग क्लास में इस पर और अधिक चर्चा करेंगे, ठीक है। 3/4, 5/8, 60/12 और 15/16 का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। इनको लिख लीजिए आप, इनको सॉल्व करने के लिए इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16। जब भी औसत निकालना है सबको जोड़ के जितने पद हैं उससे भाग दे देते हैं, ठीक है। 4, 8, 12 और 16 का जो हम एलसीएम लेंगे, या कितना आएगा? यह पूरा आएगा 48, ठीक है। तो बट्टे में 48 लिखिए। 4 में कितने से गुणा करें? 48 है 12 से, तो ऊपर भी 12 से गुणा करेंगे, यानी कि 36 प्लस 8 6 48, 6 पंचे 30, 12 × 4 48, 7 चौक 28, 16 3 48, तो 15 3 45। ओके, इसको जब हम पूरा ऐड करेंगे तभी हमारे पास आएगा 139/48, और इसको हम 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा टोटल निकलेगा। चलिए इधर लिख लेते हैं 139/48 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 139/8-32, 3 कैरी गया, 4 चौक 16 17 18 19, 192। देखिए आंसर आ रहा है 139/192। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 10⁶ के बराबर है? तो कुछ नहीं है। 8.13 लिखा है, 2 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे अब 4 10 की घात बची तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। देखिए कौन सा ऑप्शन इसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। गोदान किसकी रचना है? बहुत फेमस है गोदान, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की जो अन्य रचनाएं हैं, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, ठीक है। बहुत दिन बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना, इस अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा होता है? कहते नहीं आप तो ईद का चांद हो गए, बहुत दिन बाद दिखे, ठीक है।
यहाँ पर आपको सही वाक्य पहचानना है। हिंदी का सही शब्द क्या है? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी न तो लक्षण है, न आचरण है, न व्यवहार है, या गुण है, या गुणवाचक संज्ञा है। ठीक है। अनिल अनल का सही अर्थ, अनिल और अनल का सही अर्थ यह होता है, अनिल अर्थात वायु और अनल अर्थात अग्नि। ये वायु और अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको पहले पता होना चाहिए। पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंडज, खग, नभचर, विहंग, परिंदा, ये सब होते हैं। ठीक है। और पंकज किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पंकज होता है कमल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तो खग, अंडज, नभचर ये सारे पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे आते हैं। इंग्लिश का एक पैसेज दिया हुआ है, इसके आधार पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए, द प्रीहिस्टोरिक मैन लिव्ड thousands of years ago. Archaeologists have dug up artifacts and have traveled through dark caves to study about him. They have discovered drawings on walls, skeletons, and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little more about the man. Who was that man? He was a great grandfather of human race. From what we know, he looked nothing like most human. तो पूरा दिया हुआ है पैसेज। इसके विषय में आएंगे। विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर प्री हिस्टोरिक मैन। तो यहाँ पर देखेंगे प्री हिस्टोरिक मैन का फूड क्या था। ठीक है। क्या करता था वो? ही एट वॉट एवर लीव्स, प्लांट्स, फ्रूट्स ही कुड फाइंड इन द फॉरेस्ट। ओके। ही एट द एग्स ऑफ द बर्ड्स। और दिया हुआ है और एक्स ऑफ द बनीज। दैट मीन्स या क्या क्या नहीं खाता था? बनीज खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, एक्स खाते थे, बट ये फॉसिल्स नहीं खाते थे। ठीक है। अगला दिया हुआ है 42। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए, बी, सी एंड डी। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एरर। ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 year बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। यहाँ पर फॉर प्लस पीरियड का टाइम दिया गया फॉर द लास्ट 1 year, तो यहाँ पर यू आर लर्निंग नहीं होगा। ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा, यहाँ पर होगा यू हैड बीन लर्निंग। दैट मीन्स फर्स्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है। डैश 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 डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल। डॉग के आगे क्या लगाया जाएगा? डॉग के हमेशा अ का यूज़ होगा। अ डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल। ओके। अगला करते हैं। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट सेंटेंस। दिया हुआ आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। इफ़ जहाँ इफ़ या वेदर जहाँ लगा हुआ है इसके लिए माना जाता है, इसको थोड़ा सा करते हैं। इफ़ या वेदर जहाँ भी लगा होता है इसको माना जाता है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे। आई आस्क्ड शीला की जगह पर होगा या आई सेड टू शीला। पहला में ही मिल गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। माइट की जगह पर हम लोग मे यूज़ करेंगे। इफ हटा देंगे मे आई नो योर फादर। यह क्वेश्चन होता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। 45 पे आएंगे। द वाटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर। ठीक है। इसका एक्टिव और पैसिव वर्ड ये है। द वाटर फिल्ड द ग्लासेस, द वेटर, देखिए सही नहीं आ रहा है, वेटर लिखा हुआ है। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर। ठीक है। या एक्टिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? जिसका पैसिव वॉइस होगा द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो हमेशा आप आज का दिन देखिए। जो रीजनिंग टाइम पे आपको सॉल्व कराएंगे यहाँ पर रविवार का दिन आएगा। ठीक है। 6748 ये पूरा नंबर दिया हुआ है। यदि उपयुक्त अनुक्रम का पहला पद दूसरे पद से तीसरा पद चौथे पद के साथ बदलता है तो यहाँ पर कितने 8 हैं। ठीक है। जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं। अगर हम पद बदलेंगे उपयुक्त अनुक्रम का प्रथम पद सेकंड पद से और थर्ड पद फोर्थ पद से बदलेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा 8 नहीं आएगा। यहाँ पर विभिन्न तत्वों के मध्य
संबंध दिखाया गया है, निम्नलिखित कथनों के निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथन दिया और कथन का निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ए बड़ा है बी से, बी इक्वल है या छोटा है सी के, और सी बराबर है डी के। डी छोटा है या इक्वल है ई के, सी बड़ा है या इक्वल है एफ के, और एफ इक्वल है जी के। जी बड़ा है एच से। तो पहला देखिए, क्या जी ई के बराबर या ई से छोटा है? तो जी एफ के इक्वल है, ठीक है। एफ छोटा है सी से, ओके। और सी जो है उस डी के बराबर है जो ई से बड़ा है, दैट मीन्स जी ई से बड़ा है। ए इज लेस देन, ए इज ग्रेटर देन एच, ए इज ग्रेटर देन बी, वेयर एज बी इज इक्वल टू और लेस देन सी, ठीक है। बी इज लेस देन सी, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी मान लेते हैं यहाँ पर। लेकिन कोई संभावना यहाँ पर अभी भी नहीं बन पा रही है ए और सी की। जब ए और सी की नहीं बन पा रही तो ये आगे जब हम सी और जी पे जाएंगे और एच पे जाएंगे तब भी यह संभावना सही नहीं बनेगी, इसलिए हम इसको अनुसरित नहीं मानते हैं। केवल एक ही अनुसरण लेगा, ठीक है। आगे आते हैं। NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी, ठीक है। इस कार्रवाई के निर्देश देखिए, कथन है और कथन की कार्रवाई है। तो विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। समिति ने अगर कुछ आलोचना की है तो कॉलेज को पक्ष देना जाना चाहिए, यह हम मान सकते हैं। आगे क्या है, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए, बिल्कुल कहा जाना चाहिए। हम दोनों कथनों पर के साथ जाएंगे, दोनों कथन सही हैं। कथन कारण में आपको बहुत सोच समझ के करना है, बहुत जल्दी ये गलत होते हैं, ठीक है। किसी कोड भाषा में एक्सटेंट को ये बोला जाता है और टेक्नोलॉजी को इस रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो टॉलरेंस को क्या कहा जाएगा? देखिए, टी को किस में रखा गया है? टी को 4 में रखा गया है, तो टॉलरेंस के लिए टी को 4 में रखा गया है। ओ का देखिए टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लास्ट का थर्ड 8 है, सॉरी 5 है, 4 5, 3 ऑप्शन हमें अभी मिल रहे हैं। फिर एल पे जाते हैं। एल का यहाँ पर 8 है, 4 5 8, हमारे 2 ऑप्शन अब हमारे पास बचे, 4 5 8 वाले 2 ऑप्शन बचे। हम इस तरह से ऑप्शंस एलिमिनेट करते चलते हैं, ठीक है। आगे दोनों में 9 1 सेम है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आर तक हमारा सही है दोनों का। ए देखते हैं, ए की जगह पर क्या आ रहा है? जो भी ए की जगह पर आ रहा होगा वही हमारा आंसर हमें तुरंत दे देगा, ठीक है। यहाँ तक दोनों सेम है। 3 और 6 कौन आ रहा है ए की जगह पर? ये आता है 1 2 3 4 5 पाँचवें स्थान पर, 1 2 3 4 5 पाँचवें स्थान पर 6 आ रहा है, ठीक है। 6 किस में आ रहा है? सी वाले में आ रहा है, ओके। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, बहुत फेमस है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का संबंध तबला से है। चलिए, सितार के आप फेमस बताइए? पंडित रविशंकर। सरोद के फेमस थे अमजद अली खान, और बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जी, बहुत फेमस हैं। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण यानी कि मृदा का जो अपक्षरण होता है, अपर्दन होता है, ठीक है। मृदा जो बह जाती है उसको वनोरोपण द्वारा, समुच्चय जुताई द्वारा, पट्टीदार खेती द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा वित्त मंत्रालय प्रकाशित कराता है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी गोवा की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला, और झारखंड की रांची, ठीक। माले किस देश की राजधानी है? माले हमारे जो समुद्र तट का पड़ोसी है मालदीव, उसकी राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे मालदीव में कुछ हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति हमेशा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही सौंपेगा। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है पद पे तब भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाएगा। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो MP मध्य प्रदेश में है, फेमस, ठीक है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस हमेशा 10 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा सप्ताह हमेशा 14 से 20 अप्रैल
2022 में मनाया गया, यहाँ से शुरू किया गया, आगे ऐसे ही मनाया जाएगा, ठीक है। अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया था? जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन असम में किया गया है, ठीक है। रायसीना डायलॉग्स से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 और 27 अप्रैल को किया गया, ठीक है। और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसमें कौन कौन सा सही है? तो यह एक्चुअली पहला कथन भी सही है, 2016 से शुरू हुआ, 25-27 अप्रैल का 2022 में 7वां हुआ था, और विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके तीनों सही हैं। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया है आयोजन? तो 48वें पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में किया गया है, ठीक है। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है, ठीक है। यह भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किया है। आगे बढ़ते हैं, IRAD, ठीक है, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस। यह किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है या चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है? सीधे बोला है प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ ही थे, ठीक। आगे आते हैं, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, यह विश्व रिकॉर्ड बिहार ने बनाया है। यह 77,900 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए गए हैं। इससे पहला रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर था, जहां 2004 में 57,632 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए थे, ठीक है। यह जो उत्सव मनाया गया था, वीर स्वतंत्रता सेनानी थे कुंवर सिंह, बिहार में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 वाला, वहाँ पर इनके उपलक्ष्य में इन्होंने लीड किया था, और 23 अप्रैल 1858 की जीत इन्होंने हासिल की थी, उसके उपलक्ष्य में यह मनाया गया है। 23 अप्रैल 2022 को मनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर डाल दीजिए 23 अप्रैल 2022 को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? यह नीति आयोग ने जारी किया है, और यहाँ प्रथम स्थान पर गुजरात था, ठीक है। यह नीति आयोग ने जारी किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? यह शुरू किया था दक्षिण मध्य रेलवे ने, एक स्टेशन एक उत्पाद को लॉन्च किया, ठीक है। तिरुपति स्टेशन पर पायलट परियोजना लॉन्च की गई। उसके बाद यहाँ सिकंदराबाद, कांचीपुरा, विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद स्टेशन पर भी लॉन्च किया गया है, और साथ में दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह सिकंदराबाद है। आगे आते हैं, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाला एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? यह बनी है इंडिगो, ठीक है। गगन का फुल फॉर्म है GPS गाइडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। आगे गद्यांश लिखा हुआ है, उस गद्यांश को पढ़ के लिखना है। बच्चों की कमी छीलना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, शरारत को, बेवकूफ़ी को, असावधानी को, ठीक है। देखिए, ये सबने कहानी पढ़ी हुई थी कि ट्रेन से बच्चा चल रहा है, उसने रेल की पटरी देखी और उखड़ी हुई है, ठीक है। उतनी बालक जो है इंजन को देखते ही दिखाई देने लगा, बालक कूद कूद कर दोनों पटरी के बीच में खड़ा होने लगा, अपनी कमी छिलाने लगा। तो कमी छिलाने लगा यानी दैट मीन्स बच्चे की सूझबूझ। रेलवे ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? रेलवे ड्राइवर को क्रोध इसलिए आता कि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था वहाँ पर। रेलवे ड्राइवर को क्रोध आता है, ठीक है, लेकिन गाड़ी से उतर के बालक बात करके ड्राइवर ने क्रोध से पूछा क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? चलिए, टूटी पटरी देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा? शाबाशी देने का भाव। और लोगों की जान बचाने का जो कार्य है वो बच्चे के किस गुण को करता है, प्रकट करता है? परहित। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी थी? बच्चे ने घड़ी देखी थी क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। तो पूरा गद्यांश पढ़िएगा, मैंने पढ़ लिया था पहले ही, इसलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त
करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से बहुत सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वहाँ क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है, वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए, अभी तो जीत गए हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेल के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ, दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी राजनीति और खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं प्रशिक्षण का अभाव, या कुछ और प्रतिभागी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर भी सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव तो लगन और का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ क्या है, आपसी गुटबंदी में नहीं निकलते, दोषपूर्ण नीतियों में नहीं निकलते, खिलाड़ियों के परीक्षा में नहीं निकलते, खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है। ठीक है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है खेलों का गिरता स्तर। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, दोषपूर्ण नीतियाँ कारण है, संघों की गुटबाजी कारण है, सुविधाओं का अभाव कारण है। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान या कारण नहीं है। यह कारण होता तो खेलों का स्तर बढ़ता। ठीक है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस चीज़ से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? आपसे गुटबंदी से। ठीक, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, कृषि में है और खेलों में नहीं है। ठीक है, खेलों का स्तर गिर रहा है। आगे आते हैं, बार ग्राफ का अध्ययन करना है और बार ग्राफ प्रश्नों का उत्तर देना। बार ग्राफ में 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक प्रतिशतता दी गई है। ठीक है, चलिए अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1975 से 1987 के बीच में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में कितनी वृद्धि हुई? विश्व, डेवलप्ड नेशन, थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड में हम देखते हैं 1975 से 1987। 1975 में कितनी थी? 26.6% थी। 1987 में कितनी हुई? 36.2% हुई। यानी कि कितनी वृद्धि हुई? तो पहले दोनों का अंतर निकालेंगे। 36.2 माइनस 26.6%, यह आएगा 9.6% वृद्धि हुई। ठीक है, तो कितना हुआ? 9.6% वृद्धि हुई। इसको प्रतिशत वृद्धि में निकालेंगे गुणे 100, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? 1975 के सापेक्ष। हमेशा ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 26.6 काटेंगे तो सूरज 96 6 से जाएगा, चेक करके देखते हैं। 12 96 8 से काट दो पहले, 8 24 2 26 नहीं बचेगा, इससे नहीं कटेगा। एक मिनट, 96 इंटू 100 डिवाइड बाई 226। ठीक है, चलो काटना शुरू करते हैं इसको हम। 2 से काटेंगे तो 48, 2 से काटेंगे तो 113। अब 113 हम किसी चीज़ से नहीं काट पाएंगे, तो 113 डिवाइड बाई 4800 कितने टाइम जाएगा? 11 3 33 11 44 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 339 13 3 39 लेना। ठीक, चलो 1 3 4 6 कुछ गड़बड़ कर दिया, फिर से शुरू करते हैं। 4800 डिवाइड बाई 113 3 टाइम्स आएंगे। 339 कितना बचा था यहाँ पर? 1 ज़्यादा बचा है, 4 टाइम्स भी जा सकते हैं। सही काटा है? ओ सॉरी, यहाँ पर 1266 है, सॉरी 133 हो जाएगा। ये गलत कर दिया हमने पूरा यहाँ पर। ठीक है, बहुत दिन बाद इससे क्वेश्चंस करने में यही होता है। 133 और 4800।
इस आएगा 3 3 9 3 3 9 3 कितना बचा 1 18 में से 9 गया 9 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 910 क्या 39 सॉरी बजा चुका था 13 39 13 चौका 52 13 पच्चीस 65 13 छक्का 78 13 सत्तर 91, लेकिन यहाँ से ज़्यादा चला जाएगा 13 छक्का 78 18 एक हाथ है 18 19 एक कैरी गया 6 7 कितना बचेगा 7 ये 2 9 में से इससे कैरी लेंगे 10 में से क्या 1 9 में से क्या 1 102। अब आगे जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, कितना भी जाएगा तो हमारे पास 20 और 30% है, मैक्सिमम 36 आंसर ही आ रहा है। ऑप्शन पे चले जाएंगे 36% मैक्सिमम यही आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के परिवर्तन में निम्नतम दर किस में से थी। तो निम्नतम दर किस में थी, किसकी मुद्रास्फीति में थी। चलिए विश्व की मुद्रास्फीति में डिफरेंस देखते हैं कितना है। 16 में से 14.6 घटाएंगे तो 1.4 का आएगा, ठीक है। यहाँ हमने अभी निकाला ही था थर्ड वर्ड में 9.6 का, ठीक है। 11.18 से 14.2 घटाएंगे तो कितना आएगा 142 से 118 आपको घटाना है तो 118 और 4 122 और 20 42 142 3 से 2.4 का डिफरेंस आ रहा है। यूएसए में आएगा आपका 2.4 का डिफरेंस आएगा और यूके में या कितना या 23.5 लिखा हुआ है, ओके। 23.5 पॉइंट से 21.7 अगर हम घटाएंगे 1.8 का डिफरेंस आया। तो सबसे सर्वाधिक डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस किस में आया है, सबसे कम डिफरेंस हमें विश्व में आया है, ठीक है। चलिए विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, जो विकसित देश हैं डेवलप्ड कंट्री, ठीक, यहाँ पर टोटल कुल मुद्रास्फीति 1975 से 1987 तक कितनी हुई है, क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, या कहा जा सकता है, या विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों की मुद्रास्फीति की दर एक ही जैसी थी, कोई नहीं निकाला सकता। चलिए जरा देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनका टोटल मुद्रास्फीति कितनी आएगी। 118 11.8 और 14.2 दोनों को ऐड करें, इनकी मुद्रास्फीति कितनी हुई थी, 26% बढ़ी है। और यूएसए की मुद्रास्फीति जो बढ़ी है 10.3 और 12.7। सबको लिखते हैं 10.3 और 12.7। एक 7 3 10 एक हाथ है तो 23%, ठीक है। और इनकी कितनी बड़ी थी, इनकी 26%। दैट मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुद्रास्फीति पर अच्छा नियंत्रण किया विकसित देशों की तुलना में। आगे आते हैं 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई थी। तो जो विश्व के देश थे वहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई है और उसकी तुलना में तीसरी दुनिया में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो विश्व में कितनी हुई थी, विश्व में बढ़ोतरी हुई है हमारी 1.36.2 और ये कितना था 1.6, ओके 16 आया था। तो 36.2 माइनस 16 कितना हो जाएगा, करिए 36.2 माइनस 16 8 5 सॉरी माइनस 36 से 16 के 20 बचेगा 20.2, ठीक है। तो ये अब निकालेंगे तो जो हमारा डिफरेंस आया है 20.2
गुणे 100 और यहाँ पर 16% थी, ठीक है। चलिए 101 और ये 8, 1010 बाई 8, 8। पूरा पूरा कट जाएगा। 126.25 कहीं पर आ रहा है, 126.25 लगभग 126%। ऑप्शन हमें मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। आगे आते हैं। वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो वर्ष 1975 में तीसरी दुनिया यूएसए और यूके की मुद्रास्फीति की दर कितनी थी? तीनों को ऐड करेंगे, आप मैप देख लीजिएगा, और बुक में मैप खुला हुआ है। तीनों के बीच में 1975 में मुद्रास्फीति की दर कितनी थी? 26.6 प्लस 10.3 और 21.7 थी, जो कि टोटल आएगा 58.6। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और 1987 में तीनों की कितनी थी? 36.2, 12.7 एंड 23.5। ये टोटल आया था 72.4 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स दोनों का जो डिफरेंस है 58.6 और 72.4 को हटा दीजिए। साथ ही जब इनको हम दोनों दो से एक बार चले जाएंगे, आ जाएगा 293 एंड 362, 293 रेशियो 362। ओके, चलिए ये हमारे प्रश्न हो गए आपके बार ग्राफ से संबंधित। अब आते हैं हम लोग फिर से एक बार ग्राफ के क्वेश्चन है, 5 प्रश्न इन पे आते हैं। यह ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया। ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मार्क्स लेके आते हैं, इसलिए आराम से इनको सॉल्व करिए। ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे एम्प्लॉय सैलरी पे इन्होंने 80 लाख रुपए खर्च किया, रिफ्रेशमेंट पे 10 लाख रुपए, ट्रांसपोर्ट पे इन्होंने कुछ पैसा खर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च किया और मिसलेनियस खर्च किया। चलिए देखते हैं मिसलेनियस में कितनी राशि खर्च हुई है, कितनी प्रतिशत राशि खर्च हुई है। जो टोटल राशि खर्च हुई है उसमें मिसलेनियस पे कितनी राशि खर्च हुई है। तो टोटल राशि खर्च देखिए आपको कितना है। टोटल राशि जो आप खर्च जोड़ेंगे वो आएगा, ऐड करिए 80 प्लस 10 रिफ्रेशमेंट पर, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पर 20, इलेक्ट्रिसिटी पर 10 और मिसलेनियस पर 10 और 20 के बीच में आ रहा है 15। तो 80 10 100, 110, 120, 130, 135, टोटल 135 हुई है। ट्रांसपोर्ट मिसलेनियस बटे टोटल गुणे 100, 135, 100/9 यानी कि 100/9, 11 से ही 1/9% की राशि खर्च हुई है, ठीक है। जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है। तो टोटल जलपान पे कितना खर्च हुआ है। जलपान दैट मीन्स रिफ्रेशमेंट यानी कि 10 का खर्च हुआ। टोटल भाग कितना था 135। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 से 35, 2/27 भाग। कंपनी का कुल मासिक व्यय अभी हमने निकाला था 135। मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच में अनुपात कितना है। तो परिवहन पे कितना खर्च है, और तो देखिए परिवहन पे हमने ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया है 20 और एम्प्लॉयमेंट सैलरी पे 80। तो 20/80, 1/4, 1:4 का खर्च हुआ है। यातायात पर खर्च भाग, यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है। यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च हुआ है 20। ओके, तो 20 डिवाइड बाई 135, 5/20 और 27/5, 4/27। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे इसमें, पिछले वाले क्वेश्चन काफ़ी टफ थे थोड़े से, इसको निकालते हैं। आगे आते हैं, तालिका आ गई है। तालिका 3 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कॉलेज के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दिखाती है, ठीक है।
यह दिया गया प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, और प्रत्येक कॉलेज से 200 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। ठीक है, कॉलेज है ABCDE, सब में 200-200 थे। ए से 200 में 68 बच्चे पास हुए, 16 में 72, 17 में 74, 65, 68, 77, 80, 88, 92, 92, 95, 98, 72, 75, 73। ठीक, तो पहला क्वेश्चन निकालते हैं, निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा। चलिए अब सबके लिए औसत निकालते हैं, तीनों के लिए। 68, 72 और 74 ऐड करेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ऐड करिए। यहाँ कहीं हम लिख लेते हैं, इसको इरेज करके यहीं लिख लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर लेते हैं और यहीं लिखते हैं। थोड़ा सा लिखना शुरू करेंगे अच्छे जगह पर। पहले हम देखेंगे ए का टोटल कितना है। ए का टोटल 68, 72, 74, 8, 2, 10, 10, 4, 14 के 4, एक कैरी आया, 7, 7, 14, 14, 26, 21, 214, 214, 21, 214 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 71.33, क्योंकि एवरेज है 3 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। बी का कितना हुआ, 8, 5, 13, 13, 7, 20 के 0, तो वहाँ चला है 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19, 2, 21, 210 डिवाइड बाई 3, इसका एवरेज आया 70। सी में देखते हैं इसी प्रकार से, तो 8, 2, 10, एक कैरी गया, 8, 8, 16, 16, 9, 25, 1, 26, तो 60 डिवाइड बाई 3 जाएगा 86.66। डी में आएंगे तो 5, 2, 7, 8, 7, 15 के 5, कैरी गया 1, 9, 27, 1, 28, 285 डिवाइड बाई 3, 5, 13, 2, 17 पूरा पूरा जाएगा, 15, हाँ पूरा पूरा जाएगा, 9, 27, 15, ठीक है 95। तो कॉलेज ई के लिए निकाल लेते हैं। ई के लिए हमारा 5, 2, 7, 3, 10 कैरी गया, 7, 21, 22, 220 डिवाइड बाई 3, तो 7, 21, 1, 10, 3, 33 पढ़ता चला जाएगा, एक कैरी आया। ठीक है, देखिए सबसे कम एवरेज किसका आया है, सबसे कम एवरेज आया है 70। 70 किसका आया है, बी का, बी के लिए 70 आया है। ठीक है, सबसे कम औसत 70 बी का रहा। आगे आते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो बी में किस वर्ष में माना गया, 2017 में। 2017 में बी में 77 हुए थे और 77 से पिछले 68 हुए थे। 77 माइनस 68 बटे 77 गुणे 100, यहाँ से हम प्रतिशत निकाल लेंगे और यह जो अभीष्ट प्रतिशत आएगा यह आएगा 13.235। ओके, 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। 2015 में कॉलेज ई में 2015 में 72 उत्तीर्ण हुए थे, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 200 से अगर हम 72 माइनस कर लेंगे, सॉरी 100 विद्यार्थी हैं, 200 हैं, हर वर्ष 200 बैठे थे। ठीक है, विद्यार्थियों को प्रतिशत दिखाता है 72% ही है। ठीक है, तो 100 माइनस 72 जाएगा 72 बटे 28, काट लेंगे इसको 4 से, 72, 7, 28, 18:7। ठीक है, यदि सभी 5 अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख या पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है। पाई चार्ट में हमेशा 360 का एंगल बनता है, वहीं दिखाया जाता है। तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण पूर्ण संख्या में कितना होगा। ठीक है, तो जो टोटल संख्या होगी उसको लेते हैं हम लोग और कॉलेज सी में कितने उत्तीर्ण हुए उसको डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 360 कर देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आएगा। तो हम कॉलेज सी के टोटल कितने उत्तीर्ण हुए थे, कॉलेज सी की टोटल हमने निकाले थे, उत्तीर्ण हुए थे 260। चलिए टोटल कितने हैं
214, 210, 260, 285 और 220 ऐड करिए। 4 5 4 9 9, फिर दाएँ के जोड़ेंगे 1 1 2 6 2 8 8 8 16 16 2 18 18 के 8, एक कैरी आया। 2 2 4 2 8 2 10 10 1 11 1189 मल्टीप्लाइड बाई 360। ठीक है, इसको चलिए मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ। इसका आंसर आएगा 78.72, 78.72, ये नियर अबाउट जाता है 79। ओके, 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है? 16 में सी और 17 में ए। 16 में सी में कितने हुए थे? 88 और 17 में ए में 74, तो 88 रेशियो 74। ठीक है, 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। इनका अनुपात निकालना है, 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 35, 44 रेशियो 37। चलिए ये सारे प्रश्न भी हो गए। अब आगे लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके लिए तालिका दी गई है। एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, शिक्षित लोग 712 थे जब 3042 की जनसंख्या पर। इसी तरह से आगे शिक्षितों की संख्या बढ़ी है, जनसंख्या भी बढ़ी है, लेकिन प्रतिशतता देखनी है। ठीक है, तो 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? 2012 में एक शिक्षित लोगों की संख्या 814 और कुल जनसंख्या कितनी थी? 3072। तो कितने लोग प्रतिशत हैं? 814 बटे 3072 गुणे 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 26.49 आ रहा है। ठीक है, 97 देखते हैं। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 30। किसकी तुलना में ले रहे हैं? 2011 में 3042। ठीक है, पूरे 100, 3000 पुटे 3042, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 1 के आसपास ही आएगा। ठीक है, लगभग में। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, इस पर टाइम ही वेस्ट करना है। 90th क्वेश्चन, 2014 की तुलना में 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो 2014 की तुलना में 2015 में शिक्षित लोगों की प्रतिशतता वृद्धि कितनी हुई है? – 2014 में कितने थे? 1250 और 2015 में 1380। 1380 से 1250 माइनस करेंगे तो आएगा 130। किसकी तुलना में निकालने हैं? 1250। ठीक है, 130 बट्टे 125, नहीं दोनों को काटते हैं, यहाँ पे 0 बचेगा। 1300 बट्टे 125, या लगभग आपका आएगा 10.4, 10 के समथिंग आएगा। ठीक है, 10.4। 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है? 2011 से 2016 तक इनको सबको ऐड करके डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, वो सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर दीजिए, या आप कैलकुलेटर पे करिए, 1105.5 आंसर आ जाएगा। लास्ट करते हैं, 2015 की तुलना में 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई? 15 और 14, 1380 1250, डिफरेंस आया 130। किसकी तुलना में? 2015 की तुलना में। हमेशा जिसकी तुलना में रखते हैं उसी को नीचे रखते हैं। 2015 1380 गुणे 100, तो 1300 बट्टे 138, पूरा 10 तो आएगा नहीं, 10 से कुछ कम आएगा, 10 से जो भी लिस्ट कम आएगा 9.42 ही रख लीजिए आप, यही लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे लिस्ट कम आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके आगे क्वेश्चन पूरे हुए, फिर हम आपको आगे इसका अगला प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हमारे चैनल से बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।